नमस्कार। उत्तराखंड दमदार एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर की। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरीश रावत से मिलने उनके घर पहुंचे। सीएम पुष्कर धामी शिष्टाचार मुलाकात के लिए पहुंचे और हरीश रावत के घर में दोनों के बीच में बातचीत हुई, मुलाकात हुई। कहा है कि सीएम धामी शालीन और शिष्टाचार वाले इंसान हैं और राज्य को मजबूत करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। हरीश रावत ने कहा कि पहाड़ के विकास के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। वहीं सीएम धामी ने कहा है कि वो पहले भी हरीश रावत से मिलने आते रहे हैं और दोबारा सीएम बनने के बाद उनका आशीर्वाद लेने आए हैं। बहुत बड़ा अनुभव, बहुत बड़ा राजनीतिक करियर रहा है और मैं पहले से ही उनके पास हमेशा आता रहा हूं और आज भी चूँकि मुख्य सेवक के रूप में काम शुरू किया है तो शिष्टाचार बस आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया। चलिए, मेरी समझ से इस बात का कोई माने नहीं निकाला जाना चाहिए और राजनीति में हम परस्पर अलग अलग ध्रुवों में हैं और वो अलग ध्रुव हैं, हम उनसे सहमत नहीं हैं, लेकिन उस सहमति असहमति के बीच में भी जो एक राज्य का संबंध है तो राज्य के संबंध के विषय में भी सोचना पड़ता है। इन चीज़ों का, इस तरीके की बातचीत का राज्य के आगे के विकास पर असर पड़ता है। बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से। मंत्रियों को विभागों का बंटवारा। धामी सरकार के मंत्रियों को विभागों का इंतजार। आबकारी, खनन, लोक निर्माण विभाग जैसे विभागों पर मंत्रियों की नजर है। पुराने मंत्रियों को रिपीट हो सकते हैं विभाग, ये जानकारी इस वक्त आ रही है। अभी तक मंत्रियों को विभागों का इंतजार है। शपथ हुए वक्त हो गया, लेकिन उसके बाद भी मंत्रियों को विभाग अब तक अलॉट नहीं किए गए हैं। विभागों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया है। आबकारी, खनन, लोक निर्माण विभाग पर मंत्रियों की नजर है। आखिर कब होगा मंत्रियों को विभागों का बंटवारा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और क्या वजह है कि अब तक चीजें फाइनल नहीं हो पाई हैं। और बातचीत करने के लिए सुनील प्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, शपथ को हुए वक्त हो गया लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। कहां अड़चन है, कहां पेच है और क्यों चीजें अब तक फाइनल नहीं हुई हैं? देखिए अनुपम, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री बहुत सोच समझकर विभागों का बंटवारा कर रहे हैं और इस बीच उनकी व्यस्तता भी रही कि यूपी में शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें जाना पड़ा। आज यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यक्रम है, कल भी मुख्यमंत्री उसमें बिजी रहे और फिर उनको गोवा भी जाना है। तो ये माना जा रहा है कि सोमवार तक जो मंत्रियों का विभाग है उनका बंटवारा किया जा सकता है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो पुराने मंत्री हैं, जिसमें धन सिंह रावत हैं, जो 5 मंत्री पुराने हैं, उनको उनके विभाग रिपीट किए जा सकते हैं। लेकिन जो बड़े विभाग हैं जिसमें पीडब्ल्यूडी है, आबकारी है, खनन है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, बेसिक शिक्षा का जो डिपार्टमेंट है, वो किन मंत्रियों को दिया जाएगा, इनको लेकर विचार विमर्श चल रहा है। खासकर जो पीडब्ल्यूडी है वो पिछली सरकार में सतपाल महाराज के पास था। पर्यटन जैसा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट उनके पास था। ये माना जा रहा है कि सतपाल महाराज के जो डिपार्टमेंट है, खासकर पीडब्ल्यूडी, इसमें इस बार कुछ बदलाव हो सकता है। इस डिपार्टमेंट को या तो मुख्यमंत्री खुद के पास रख सकते हैं या फिर किसी दूसरे मंत्री को ये डिपार्टमेंट दिया जा सकता है। खासकर खनन और आबकारी अनुपम उत्तराखंड में बेहद महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट रहे हैं और चूंकि राजस्व का जो राज्य का कुल राजस्व है उसका बड़ा हिस्सा इन दोनों विभागों से आता है, चाहे वो खनन से हो चाहे आबकारी से हो। तो ये इन पर भी मंत्रियों की नज़र है कि ये डिपार्टमेंट किसको मिलते हैं और हो सकता है कि मुख्यमंत्री ये डिपार्टमेंट अपने खुद के पास भी रखे। लेकिन इन सब के लिए सोमवार शाम तक का इंतजार मंत्रियों का बढ़ गया है। ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री जब गोवा से वापस लौटेंगे उसके बाद ही विभागों का बंटवारा हो सकता है। जी सुनिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम देखें जो टीम नई तैयार हुई है पुष्कर धामी की, उस टीम में आपको क्या लगता है कि आखिर किस किस को कौन कौन से विभागों से नवाजा जा सकता है? अगर हम बात करें तो चर्चाओं में तमाम नाम चल रहे हैं और उनके साथ जुड़े हुए विभाग भी चल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से कई जानकारियां भी सामने आ रही हैं। देखिए, इस कैबिनेट में अगर मैं सीनियर जो विधायक है, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर है सुबोध उनियाल, उनकी बात करूं तो सुबोध उनियाल के पास पिछली सरकार में कृषि और उद्यान जैसे विभाग थे, वो इस बार भी एज इट इज रह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से सुबोध उनियाल लगातार इस बात की इच्छा भी जता चुके हैं कि वो टूरिज्म डिपार्टमेंट चाहते हैं, क्योंकि पर्यटन उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण सेक्टर है और वो चाहते हैं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट उनको मिले।
तो पावर जैसे डिपार्टमेंट भी उन्होंने इच्छा जताई है कि ऊर्जा विभाग भी वो संभालना चाहते हैं। तो इसी तरह से धन सिंह रावत है, उनके पास पिछली सरकार में हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट रहा है, हेल्थ जैसा बड़ा डिपार्टमेंट धन सिंह रावत के पास रहा है। इस बार भी ये डिपार्टमेंट एज इट इज रह सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नए डिपार्टमेंट भी ऐड हो सकते हैं, क्योंकि जो बड़े सीनियर मिनिस्टर है, चाहे वो हरक सिंह रावत हों, बिशन सिंह चुपाल हों, बंशीधर भगत हों, जिनके पास अर्बन डेवलपमेंट जैसा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट था, वो मंत्री इस बार नहीं होंगे। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये अन्य मंत्रियों को शिफ्ट किए जा सकते हैं, लेकिन जो बड़े डिपार्टमेंट है, जिस तरह मैंने कहा कि पीडब्ल्यूडी है, खनन है, आबकारी है, सुनील, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सुनील प्रभात हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। उत्तराखंड में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री का ऐलान हो गया है। विधानसभा सत्र से ठीक पहले प्रेमचंद अग्रवाल को संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा दिया गया है। अग्रवाल धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि पिछली विधानसभा में वो स्पीकर रहे। लेकिन अब 29 से 31 मार्च तक चलने वाले विधानसभा सत्र से पहले प्रेमचंद अग्रवाल को स्पीकर का जिम्मा दिया गया है। रितु खंडूरी विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन चुकी हैं। सीएम, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने उन्हें शुभकामनाएं दी और रितु खंडूरी ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता विधानसभा में महिलाओं की व्यवस्था सुधारने के साथ बेहतर सदन चलाने की होगी। शनिवार का दिन उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक रहा, जब उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा में स्पीकर का पद रितु खंडूरी ने संभाला और उन्हें पहली महिला स्पीकर बनने का सम्मान मिला। रितु खंडूरी ने कहा कि ये उत्तराखंड राज्य की महिलाओं का सम्मान है और पहला काम विधानसभा में महिलाओं के लिए बैठने की व्यवस्था करने के साथ ही सदन चलाना होगा। बातचीत किया गया है तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। बहनों का ही नहीं, उत्तराखंड का सम्मान हुआ है। 22 साल का है उत्तराखंड, नौजवान है उत्तराखंड, छोटा सा एक प्रदेश है उत्तराखंड, और शायद बहुत ही पुराने प्रदेशों के लिए और बड़े प्रदेशों के लिए हम प्रेरणा स्रोत आज बन के निकले हैं। तो मैं आज बहुत खुश हूँ। बतौर विधायक रितु खंडूरी का ये दूसरा कार्यकाल है। उन्होंने कहा कि जरूरी है कि नए विधायक सदन में बोलें और सुने भी। वहीं सीएम धामी समेत सभी विधायकों ने रितु खंडूरी को शुभकामनाएं दी। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन पहली महिला स्पीकर के रूप में आज रितु भूषण खंडूरी जी निर्वाचित हुई हैं। उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से मातृशक्ति, नौजवान शक्ति और उत्तराखंड के हर क्षेत्र में सभी को आए हुए हमारे निर्वाचित जितने भी सदस्य हैं, उनको भी सबको एक मौका मिलेगा, सबको काम करने का अवसर मिलेगा। 29 मार्च से धामी सरकार का पहला विधानसभा सत्र होगा और बतौर महिला स्पीकर रितु खंडूरी के लिए ये सत्र बेहद चुनौती भरा होगा, जब विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा और सरकार की कोशिश नए वित्तीय वर्ष के लिए लेखानुदान पास कराने की होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह में वो शिरकत करेंगे। संस्था के संस्थापक सदस्य भी हैं राष्ट्रपति कोविंद। 10:30 बजे BHEL हेलीपैड पहुंचेंगे राष्ट्रपति। सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल जाएंगे। 11 बजे से 12 बजे तक कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और बातचीत करने के लिए पुलकित शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुलकित, क्या अपडेट है राष्ट्रपति के दौरे को लेकर? कितने बजे पहुंचेंगे और कितने बजे कार्यक्रम रखा गया है? देखिए, बिल्कुल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज हरिद्वार दौरा है और दिव्य प्रेम सेवा मिशन जो आश्रम है, कुष्ठ रोगियों की स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए और उनके परिवार को नई समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए संस्था काम करती है। संस्था का आज रजत जयंती समारोह है। इस समारोह में शिरकत करने के लिए देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार पहुंच रहे हैं। उनके कार्यक्रम की यदि बात करें
तो राष्ट्रपति 10:30 बजे BHL हेलीपैड पर पहुंचेंगे। उसके बाद सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल राष्ट्रपति पहुंचेंगे और वहां पर जो 1 घंटे तक राष्ट्रपति रहेंगे, 11 से 12 बजे तक राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और कई कार्यक्रम हैं जो इस 1 घंटे के दौरान राष्ट्रपति इन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसमें खास बात यह है कि जो दिव्य प्रेम सेवा मिशन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उस संस्था के संस्थापक सदस्य रहे हैं और लगातार जब से ये संस्था बनी है उस संस्था के साथ जुड़े रहे हैं। इससे पहले भी साल 2017 में राष्ट्रपति संस्था के ही एक कार्यक्रम में शिरकत करने हरिद्वार पहुंचे थे। उसके बाद आज फिर राष्ट्रपति हरिद्वार पहुंच रहे हैं और बिल्कुल पुलकित आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। पुलकित हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू आज हर्षिल रैथल गांव के दौरे पर रहे हैं और होम स्टे की जमीनी हकीकत को उन्होंने देखा है। मुख्य सचिव एसएस संधू ने रैथल गांव का दौरा किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने ढोल दमाओं के साथ मुख्य सचिव का स्वागत किया और बुरांश के फूल भेंट किए। भ्रमण के दौरान उन्होंने रैथल गांव 500 साल पुराने लकड़ी से बना पंचपुरा भवन का निरीक्षण किया। साथ ही रैथल के आराध्य समेश्वर और मां जगदम्बा के दर्शन किए। रैथल के पंचायत चौक पर मुख्य सचिव ने ग्रामीणों से दयारा बुग्याल ट्रैक के बारे में जानकारी ली और समस्या सुनी। रैथल गांव आने से पहले सीएस संधू ने दयारा बुग्याल का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्य सचिव ने इससे पहले हर्षिल का दौरा किया और चारधाम यात्रा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। टूरिस्ट और भी बढ़ रहा है हर साल, इसको और भी बढ़ावा देने की जरूरत है। हमने होम स्टे में सब्सिडी 2 महीने पहले काफी बढ़ा दी है और अगर जरूरत होगी तो और भी बढ़ाएंगे, क्योंकि टूरिस्ट बहुत बड़ी संख्या में हर साल बढ़ता जा रहा है। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड 9 महीनों से बंद पड़ी है। दारमा घाटी को जोड़ने वाली रोड के बंद होने से अब माइग्रेशन में सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है। हालात ये हैं कि गर्मियों के सीजन में ग्रामीण ऊपरी इलाकों को माइग्रेट होने को हैं, लेकिन रोड अब तक नहीं खुल पाई है। बीते साल 16 जून को आई आसमानी आफत ने दारमा घाटी को जोड़ने वाली रोड को तबाह कर दिया था। हालात ये हैं कि अभी भी बॉर्डर की अहम रोड दर्जनों जगहों पर बंद पड़ी है। यही नहीं, कई पुल अभी तक टूटे हुए हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि 9 महीने का लंबा वक्त गुजरने के बाद भी CPWD सोबला तक सिर्फ 22 किलोमीटर की रोड को ही खोल पाई है, जबकि 25 किलोमीटर की रोड अभी भी बंद पड़ी है। अहम रोड बंद होने से बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा बल तो परेशानी उठा ही रहे थे, लेकिन अब सबसे ज्यादा दिक्कत माइग्रेशन पर जाने वालों के सामने है। क्या नाम का पिछले बार जो है बहुत हमारे लोगों को समस्या का वो परेशानी हुई हम लोगों को। वो रोड नहीं होने से सब जो उगाया हुआ फसल भी वो नीचे नहीं ला पाए, बर्बाद हो गए वो लोग। तब हम कई बार आए यहाँ, धारचूला भी गए और ये DM साहब से भी मतलब प्रस्ताव रखा, कोई हल नहीं हो रहा है। रोड बंद होने से दारमा घाटी की खेती और बागवानी भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। घाटी के 14 गांव के ग्रामीणों को पिछले साल भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन जाड़ों में हुए माइग्रेशन में ये गांव पूरी तरीके से खाली हो गए थे। लेकिन अब जब गर्मी परवान चढ़ रही है तो दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रोड बंद होने से दारमा घाटी का पर्यटन कारोबार भी अब खतरे में है। गर्मियों में यहाँ हर साल देश दुनिया से सैलानी पंचाचूली देखने जाते थे। 21 किलोमीटर से सेला तक खोल दिया गया है और फर्दर स्ट्रेच में उर्थिंग जल्दी खुलने के लिए उन्होंने एश्योरेंस दिया है मुझे। और धारचूला विजिट के दौरान मैंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे तो उनमें जो उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उन पे जेसीबी स्पेयर पार्ट्स, बैले ब्रिज, उन सारी चीज़ों को रखा जाएगा। बॉर्डर की रोड के जो ताज़ा हालात हैं उससे जल्द ही इसके खुलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में तय है कि सीमांत इलाकों में रहने वालों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि प्रशासन किसी अन्य प्लान पर गंभीरता से अमल करे ताकि हजारों लोग अपने घरों तक पहुंच पाएं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रामनगर में एक गन्ने के खेत में गुलदार के 2 बच्चे मिले हैं। बताया जा रहा है कि तीसरे बच्चे को लेकर मादा गुलदार कहीं और चली गई है। 2 शावक वन विभाग ने वहां से रिकवर किए हैं, जिनका कॉर्बेट के वरिष्ठ वन्यजीव चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दुष्यंत की देखरेख में इलाज किया जा रहा है।
बताया जा रहा है इनमें से एक शावक को बर्न इंजरी भी है। इन शावकों की उम्र 15 से 20 दिन बताई जा रही है। ये शावक तराई पश्चिमी वन प्रभाग के आम पोखरा रेंज के गोरखपुर गांव में मिले हैं। पास सूचना आई कि 2 तेंदुए के बच्चे आम पोखरा रेंज में मिले हैं, तो हमारी टीम और आम पोखरा रेंज की टीम उसे रेस्क्यू करके यहाँ पे लाई है, जिसमें से कि एक बच्चा जो है उसको बर्न इंजरी है। चमोली के रैणी गांव में चिपको आंदोलन की 49वीं वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। 1972 से 1974 तक पर्यावरण की रक्षा के लिए रैणी की गौरा देवी ने चिपको आंदोलन शुरू किया। इसमें महिलाओं ने जंगलों को काटने से बचाया और वन ठेकेदारों को घुटनों पर झुका दिया। गौरा देवी और अन्य महिलाएं पेड़ों से चिपक गईं, पेड़ों को जकड़ लिया, जिसके बाद पेड़ नहीं काटे जा सके। इसी को रैणी गांव में धूमधाम के साथ मनाया गया। गौरा देवी को हमने अध्यक्ष रखा, तो फिर भलावा आए 73 में उन्होंने जंगल के कटान करना शुरू करा। तो हमारे गांव के महिलाओं ने कहा वो जंगल जाएंगे, हमारा जड़ी बूटी उड़ जाएंगे, हम साग सब्जी से अपने पेट पालन कैसा करेंगे। तो इसलिए हमने संगठन करा, उनको जाना नहीं देंगे हम। उत्तराखंड के अधिकांश इलाकों में इन दिनों तापमान सामान्य से 8 डिग्री तक ज्यादा है। ऐसे में गर्मी काफी तेज हो रही है, तो आने वाले दिनों में भी जबरदस्त गर्मी पड़ने के आसार हैं। मार्च के पूरे महीने में निचले इलाकों में बारिश नहीं हुई और 2004 के बाद ये पहला मौका था जब मार्च में बारिश नहीं हुई। अब पूरे सीजन भयंकर गर्मी होने वाली है, जिससे जंगलों में आग की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। ये नॉर्मल से तो बहुत ज़्यादा है ही है, और इस तरह की जब सिचुएशन रहती है, पूरा महीना अभी ड्राई चला है, तो कहीं ना कहीं फिर जो आगजनी की घटनाएं, वनाग्नि है, तो वो बिल्कुल वो देखने को मिलती है। तो उसमें हमने बोला है कि लोग सतर्क रहें, और साथ में जो प्रशासन है वो भी थोड़ा देखेंगे कि जो है जो वनरेबल एरिया है, जहाँ की फॉरेस्ट फायर है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।